नमस्ते। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम ना इतिहास के पन्नों की एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। मतलब एक खोजी इतिहासकार की नज़र से चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए सबसे बड़े और सबसे अचानक रुक जाने वाले आंदोलनों में से एक का पोस्टमार्टम करेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जीतों की बात करते हैं, सफलताओं की बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी क्रांति का विश्लेषण करेंगे जिसे बिल्कुल उसके चरम पर, एकदम पीक पर अचानक रोक दिया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, और सच कहूं तो यही आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार भी है। इतिहास का ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। जरा सोचिए, एक ऐसा जन आंदोलन जो पूरे देश को एकजुट कर चुका था, जो सच में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला रहा था, उसे अचानक अपनी सबसे बड़ी सफलता के इतने करीब पहुंचकर क्यों खत्म कर दिया गया। मतलब ये कोई रूटीन राजनीतिक फैसला तो था नहीं, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। तो ऐसा हुआ क्यों? आइए इसे गहराई से समझते हैं। जन प्रतिरोध की शुरुआत। लेकिन उस अचानक लगी रोक को समझने से पहले ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि इस बड़े जन प्रतिरोध की शुरुआत आखिर हुई कैसे। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने अंग्रेजी सत्ता पर बचे खुचे भरोसे को भी पूरी तरह से राख कर दिया। तो बात है 1919 की। ये साल वास्तव में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को देखें तो यही वो साल था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। सबसे पहले आया रॉलेट एक्ट। इसने क्या किया? इसने बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को जेल में डालने का अधिकार दे दिया। ये सीधे तौर पर लोगों की आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला था। और फिर 13 अप्रैल 1919 को भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर हजारों निहत्थे नागरिकों पर, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। इतिहास के पन्ने बिल्कुल साफ बताते हैं कि इस क्रूरता के बाद संवैधानिक तरीकों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से भारतीयों का जो थोड़ा बहुत भरोसा था ना, वो पूरी तरह से उठ गया। अब ये एकदम साफ हो चुका था कि भाई अब तो प्रतिरोध का कोई नया तरीका खोजना ही पड़ेगा। असहयोग की रणनीति, और यहीं से जन्म होता है एक मास्टर प्लान का। चलिए देखते हैं कि अंग्रेजी सत्ता को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने के लिए आखिर क्या योजना बनाई गई थी। तो यहाँ हमें इस आंदोलन की बुनियाद को समझना होगा। ये बहुत जरूरी है। देखिए, यह कोई हथियारों वाला सशस्त्र विद्रोह नहीं था। इसकी जो कोर स्ट्रैटेजी थी वो थी अहिंसा और सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी ने जो ये रणनीति बनाई थी, उसका मेन फोकस क्या था? उसका फोकस था बिना किसी अराजकता या खून खराबे के ब्रिटिश सरकार से अपना सारा सहयोग पूरी तरह से वापस ले लेना। ये बहुत ही अनुशासन वाला तरीका था। मतलब सच्चाई और शांतिपूर्ण विरोध की ताकत से एक दमनकारी सरकार के पूरे सिस्टम को जैम कर देना। अब ये रणनीति सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, इसे बहुत ही सटीक तरीके से जमीन पर उतारा गया। क्या क्या रणनीतियां थीं? ब्रिटिश वस्तुओं और स्कूलों कॉलेजों का पूर्ण बहिष्कार, सरकारी नौकरियों और अदालतों से इस्तीफा, ब्रिटिश सम्मान और जो भी उपाधियां मिली थीं उन्हें वापस लौटाना, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना और चरखा चलाकर खादी बुनना ताकि आत्मनिर्भरता आ सके। दरअसल ये पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को चलाने वाले आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से ठप कर देने का। इस आंदोलन का असर सच में कितना विशाल था, इसे समझने के लिए अभिलेखागार से लिया गया राष्ट्रवादी लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये कोट देखना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, जब मुझे 1921 के असहयोग युग की याद आती है तो मेरी आंखों के सामने एक तूफान की छवि उभरती है। हर जगह एक उफान था, एक तेज गूंज थी। ये शब्द उस समय की तस्वीर को एकदम जीवंत कर देते हैं। उन्होंने इसे एक तूफान कहा। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, गांव से लेकर शहर तक, पूरा का पूरा देश इस आंदोलन से जुड़ गया था। जन भागीदारी का ऐसा लेवल ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहले कभी देखा ही नहीं था। चौरी चौरा की घटना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई तूफान आता है तो वो हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलता। अब हम अपने विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जहां जो जमीनी हकीकत थी ना, वो उस रणनीतिक मास्टर प्लान से एकदम अलग और विनाशकारी दिशा में चली गई।
अगर हम घटनाओं के क्रम पर गौर करें, सितंबर 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, वो 1921 आते आते कुछ जगहों पर अपना अनुशासन खोने लगा था। 1921 के प्रिंस ऑफ वेल्स दंगे और मोपला विद्रोह जैसी घटनाएं इस बात के साफ संकेत थे कि इतनी बड़ी भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 4 फरवरी 1922, चौरी चौरा की घटना। और हैरानी की बात देखिए, इसके ठीक 8 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को इतना विशाल आंदोलन अचानक रोक दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि 4 फरवरी को वास्तव में ऐसा क्या हुआ था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें बड़ी निष्पक्षता से बताते हैं कि 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नाम के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही भयानक और हिंसक घटना घटी। हुआ ये था कि शराब की एक दुकान के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे स्वयंसेवकों पर पुलिस ने हमला कर दिया। इसके जवाब में किसानों की एक बहुत बड़ी और गुस्से में भरी भीड़ ने पुलिस स्टेशन को ही घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इस भीषण घटना में अंदर मौजूद 22 पुलिस कर्मियों की जलकर मौत हो गई। मतलब ये उस अहिंसक सिद्धांत का एकदम सीधा और क्रूर उल्लंघन था जिस पर यह पूरा का पूरा आंदोलन टिका हुआ था। एक इतिहासकार के नजरिए से ये पल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हमें रणनीतिक लक्ष्यों और जो असल में हुआ यानी वास्तविक परिणाम, उसके बीच का सीधा टकराव देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ लक्ष्य क्या था? पूरी तरह से शांतिपूर्ण असहयोग, अहिंसा का कड़ाई से पालन और एक अनुशासित राष्ट्रीय बहिष्कार। और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत क्या थी? बेकाबू भीड़, भयंकर हिंसा और चौरी चौरा में 22 पुलिस वालों की जान जाना। गांधी जी को तुरंत ये एहसास हो गया कि जो अनुशासित रणनीति थी उसकी जगह अब भीड़ की मानसिकता ने ले ली है, और ये आंदोलन एक ऐसे हिंसक टकराव में बदल रहा था जहां नागरिक और पुलिस एक दूसरे की जान ले रहे थे। अचानक लगी रोक और इसी टकराव का नतीजा था एक ऐसा फैसला जिसने सच में पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। चलिए इस अचानक लगी रोक के परिणामों की थोड़ी जांच करते हैं। हिंसा की इस होड़ को रोकने के लिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ी। इस रोक की कीमत क्या थी? हिंसा को रोकने के लिए आंदोलन तो रद्द हुआ, लेकिन पूरे देश और जेलों में बंद राष्ट्रवादियों के बीच एक बहुत गहरी निराशा छा गई। लोगों का तो जैसे मनोबल ही टूट गया। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दरारें आ गईं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस फैसले का विरोध करते हुए अपनी अलग स्वराज पार्टी बना ली। और तो और ब्रिटिश सरकार ने इस पूरी स्थिति का फायदा उठाया और मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ऊपर से देखने पर यह सब एक बहुत बड़ी विफलता लगता है ना? रणनीतिक वापसी की विरासत। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सचमुच एक विफलता थी? चलिए इस पोस्टमार्टम के आखिरी हिस्से में चलते हैं और इस पूरे फैसले को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम गहराई से ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो पता चलता है कि ये अचानक पीछे हटना कोई हार मानना नहीं था। दरअसल ये संघर्ष विराम संघर्ष यानी STS रणनीति का एक बहुत ही कैलकुलेटेड हिस्सा था। देखिए, एक अहिंसक जन आंदोलन ना हमेशा एक ही हाई इंटेंसिटी पर लगातार नहीं चल सकता। जब अनुशासन टूटने का खतरा हो तो रणनीतिक रूप से पीछे हटना या विराम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? ताकि लोग खुद का आत्मनिरीक्षण कर सकें, फिर से संगठित हो सकें और अगले बड़े संघर्ष के लिए अपनी ताकत जुटा सकें। और इतिहास गवाह है कि इसी रणनीतिक वापसी ने आगे चलकर 1930 के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह जैसे कहीं अधिक अनुशासित और सफल आंदोलन की जमीन तैयार की थी। और सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक आंकड़ों पर भी जरा नजर डालिए। भले ही आंदोलन राजनीतिक रूप से रोक दिया गया था, लेकिन इसके द्वारा शुरू किया गया जो आर्थिक प्रभाव था वो कभी नहीं रुका। 1920 के दशक से पहले जहां स्वदेशी कपड़ों का उत्पादन ना के बराबर था, वहीं 1936 तक भारत में बिकने वाले कुल कपड़ों में से 62% यहां स्थानीय स्तर पर बन रहा था और 1945 तक तो ये आंकड़ा 76% तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो खादी और आत्मनिर्भरता का बीज बोया गया था, उसने ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व पर एक बहुत ही स्थायी और गहरी चोट की थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आके खड़ा हो जाता है। क्या एक जन आंदोलन की सफलता सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहने में है, या फिर ये जानने में भी है कि रणनीतिक रूप से कब एक कदम पीछे हटना है ताकि पूरा का पूरा आंदोलन ही अराजकता में खत्म न हो जाए?
चौरी चौरा के बाद का वो फैसला शायद उस वक्त बहुत से लोगों को गलत लगा हो, लेकिन अगर हम लंबे परिदृश्य में देखें तो इसी कड़े अनुशासन और रणनीतिक सूझबूझ ने भारत को स्वतंत्रता के रास्ते पर आगे बढ़ाया। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको इतिहास के इस बेहद जटिल लेकिन दिलचस्प अध्याय को समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।